हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ भारत फर्स्ट में। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल नाइटमेयर हो सकता है। जिस तरीके से राजा की तरह, एक इंपीरियल किंग की तरह स्वागत किया गया है डोनाल्ड ट्रंप का चाइना के अंदर, जिस तरीके से शी जिनपिंग बहुत क्लियरली, बहुत ओपनली डोनाल्ड ट्रंप को उसके मुंह पे बोल रहे हैं कि ताइवान में इंटरफेयर मत करो, बाकी सारी चीज़ों में सब चंगा सी है। भाई मैं राइज करूंगा, तू राइज कर चुका है, तेरा टाइम हो चुका है। बट क्या हम कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड कर सकते हैं? क्या हम कॉपरेट करें, compete करें, बट लड़ाई ना करें, कॉन्फ्लिक्ट ना करें? क्या हम दूसरी कंट्रीज को ये जो पावर देते हैं कि वो एक तरीके से जियो पॉलिटिकल लीवर्स की तरह यूज करते हैं, क्या हम इन सारी छोटी छोटी कंट्रीज को अवॉइड करके दो बड़े सुपर पावर वो साथ में पावर एंजॉय कर सकते हैं? क्योंकि एक चीज अब इनएविटेबल है कि भाई चाइना का राइज होना है, चाइना ही सबसे बड़ा बाप बनेगा पूरी दुनिया का, और देखो अमेरिका का डिक्लाइन वो सर्टन है। तो क्या हम ये शांति से कर सकते हैं? जिस तरीके से तुमने ब्रिटिश क्राउन से शांति से पावर लिया, उसी तरीके से मुझे भी शांति से ये पावर ट्रांसफर कर दो। लड़ाई मत करो, कॉपरेट करो, अपने भी फायदे करो, हमारे भी फायदे करो। यूएस चाइना शुड बी पार्टनर्स नॉट राइवल्स। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये कहानी, G2 की कहानी, इन दोनों की बॉनहोमी, और जो ट्रंप का जो बिहेवियर है, जो बॉडी लैंग्वेज है, टैरिफ लगाने की कोशिश की थी पूरी दुनिया पे, बहुत बड़ी लताड़ पड़ी है। ईरान वॉर करने की कोशिश की थी, ईरान ने बहुत मारा। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहता हूं कि ईरान इस टाइम में इज वॉचिंग दिस वेरी क्लोजली। ईरान को ऐसा लग रहा है कि दो बड़ी महाशक्तियां वो बैठ के ईरान को टेबल पे बेच खाएंगी। इनफैक्ट व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, ये दोनों क्या चाहते हैं? ये हमेशा एक ही चीज चाहते हैं कि पहले ये ब्रिक्स क्रिएट करें, ऑल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करें, और फाइनली ये अमेरिका के साथ डील कर लें। ये गेम ही ऐसा है जहां पे जो छोटी कंट्रीज हैं, जैसे सीरिया हुई, ईरान हुई, ये हमेशा पॉन्स की तरह साइड में टेबल से साइड कर दी जाती है। ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के स्ट्रैटेजिक सर्कल्स को, साउथ एशिया को, एशिया की इक्वेशंस को, सब कुछ को ये पर्टिकुलर मीटिंग चेंज करके रख सकती है, और भारत के लिए बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। एक छोटा एग्जांपल देता हूं। एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहां पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसी कंट्री को दो सुपर पावर्स वो सपोर्ट कर रही हूं, और गेम सिर्फ ये हो कि ये जो G2 है, इसके अलावा कोई G3 नहीं होना चाहिए, G4 नहीं होना चाहिए। ये मीटिंग इतनी बड़ी है कि ये जो परमानेंट 5 की बात होती है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात होती है, UN की बात होती है, कोई भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की बात होती है, सबको ये अपने सामने बौना कर देती है, छोटा कर देती है। चाइना वॉन्ट्स ट्रंप ओवर ताइवान, मुंह के सामने क्लैरिटी से बोला कि ताइवान को छोड़ दो, ताइवान पे अगर ड्रामा करोगे तो देयर विल बी कॉन्फ्रंटेशन। साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल पावरेज दिखाने की कोशिश की गई। क्यों इन सीईओज को बुलाया गया? क्यों बोला गया कि भाई इलॉन मस्क आप भी आए, टिम कुक? क्योंकि दोनों कंट्रीज ये प्रूव करना चाहती हैं कि देखिए आज के डेट में जो पावर है, जो ये सुपर पावर स्टेटस है, ये किसी और चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। ये है टेक पे डिपेंडेंट, ये है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी पे डिपेंडेंट, ये है मिलिट्री कैपेबिलिटी पे डिपेंडेंट, और दोनों कंट्रीज आर नेक टू नेक। इसके साथ व्हाइट हाउस ने कह दिया है कि मीटिंग काफी प्रोडक्टिव था, और ट्रंप ने इनवाइट कर दिया शी को टू व्हाइट हाउस ऑन सितंबर 24। और एक अजीब सा फिनोमेना, बड़े सारे बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स जो कि ट्रंप को रीड करते हैं, पिछले यूएस प्रेसिडेंट्स को रीड करते आए हैं, वो बोलते आ रहे हैं कि भाई देखिए, जिस तरीके से ट्रंप बिहेव करता है, बदतमीजी करता है, सारे लीडर्स की बेइज्जती करता है, कुछ वैसा दिखा नहीं। वो एटीट्यूड पता नहीं, वो अकड़ पता नहीं कहाँ चली गई। मतलब ट्रंप भी कहीं ना कहीं शी जिनपिंग को एज एन इक्वल ट्रीट कर रहा था, और शी ये दिखाना चाह रहा था कि देखिए मेरा ग्रैंड वेलकम मैं आपको दे रहा हूं, आपको राजा वाली ट्रीटमेंट दे रहा हूं, और इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं खुद एक राजा हूं। एंड प्लीज अवॉइड दिस हुसिडिस ट्रैप, ये थूसिडिस या हुसिडिस ट्रैप, इसको अवॉइड करिए। कुल मिला के एक सिंपल सी कहानी है कि जब भी दो बड़े गुंडे, दो बड़े पावर्स वो होते हैं, तो जो नया गुंडा होता है, जो नया पावर होता है, जो नया सुपर पावर होता है, वो हमेशा एक कोशिश करता है कि भाई जाके पिछले सुपर पावर को चैलेंज करें, चैलेंज करके कॉन्फ्लिक्ट में लाएं, कॉन्फ्रंटेशन में लाएं, प्रॉक्सी वॉरफेयर करें, डायरेक्ट वॉरफेयर करें, और इसके कारण जो इम्पैक्ट होता है वो दोनों इकोनॉमीज पे होता है, और इवेंचुअली जो नया कंटेंडर होता है वो जीत के पावर ले जाता है, बट इससे दोनों का काफी नुकसान होता है। तो शी जिनपिंग का 2024 से ये बार बार ट्रंप को कहना है कि ये सब छोड़ो यार, कॉन्फ्रंटेशन छोड़ो, ये ताइवान वगैरह
पे छोड़ो, साउथ चाइना सी छोड़ो। आप ये जो ईरान में करते हो करो, जो पाकिस्तान में करते हो, अफ़गानिस्तान में करते हो वो करो। कहीं न कहीं कुछ एरियाज़ डिटरमाइन कर लो जहाँ आप अपने हिसाब से काम करोगे और कुछ एरियाज़ जहाँ पे मैं अपने हिसाब से काम करूँगा। आप ऑलरेडी एक सुपर पावर हो, बट आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आई एम द नेक्स्ट सुपर पावर। और इसीलिए इस ट्रैप में फँसना बंद करिए, अपनी इकोनॉमी को और डिरेल मत करिए, वैसे ही आपके ऊपर काफ़ी सारा डेट है। तो चाइना ने भाई फुल मिलिट्री ऑनर्स, इंपीरियल साइट सेरेमनी, रिचुअल्स ऐसे दिखाए, बच्चे भाई फ्लैग लेके नाच रहे हैं, बहुत केयरफुली कोरियोग्राफ पब्लिक इवेंट्स थे। बीजिंग सिंपली एक बात कह रहा था कि भाई देखिए, आप और मैं बराबर हैं, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, बट भारत के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर है। क्यों? आप समझिए। द ट्रम्प शी समिट इज बीइंग व्यूड इनसाइड स्ट्रेटेजिक सर्कल्स नॉट एज अ नॉर्मल डिप्लोमैटिक मीटिंग बट एज अ पॉसिबल रीस्ट्रक्चरिंग पॉइंट इन ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स। और अगर ये रीस्ट्रक्चरिंग होती है, दोनों कंट्रीज साथ आ जाती हैं, एंड उसका एक बहुत बड़ा रीजन है ईरान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस है। तो इसका मतलब इनकी दोस्ती इंश्योर करेगी कि साउथ एशिया के इक्वेशंस चेंज होंगे, एशिया के इक्वेशंस चेंज होंगे। और चाइना जिस तरीके से हमारे नेबरहुड में खेल रहा है, या फिर अमेरिका जिस तरीके से हमारे नेबरहुड में खेल रहा है, अगर ये दोनों एक तरीके से मित्र हैं, कॉपरेट कर रहे हैं, तो दोनों को इससे प्रॉब्लम नहीं होगा। बट जितने हमारे एडवर्सरीज हैं या चैलेंजर्स हैं या जो परेशान करना चाहते हैं, उनके पास हमेशा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दो ऑप्शन रहेंगे, और वो साइमल्टेनियसली इन दोनों ऑप्शन को एक साथ यूज कर सकते हैं। तो अकोमोडेशन की बात हो रही है। फॉर ऑलमोस्ट अ डिकेड इंडिया स्ट्रैटेजिक राइज, हमेशा भारत में एक थॉट प्रोसेस होता था कि देखो, हम राइज इसलिए कर रहे हैं या हमें राइज करने का स्पेस इसलिए मिल रहा है क्योंकि अमेरिका और चाइना के बीच में कहीं ना कहीं कॉन्फ्रंटेशन है, कहीं ना कहीं कुछ तल्ख टिप्पणियां होती हैं, एक दूसरे के ऊपर पावर डोमिनेंस दिखाने की कोशिश होती है। क्वाड का फॉर्मेशन हो, या फिर इंडो पैसिफिक की बात हो, या फिर ब्रह्मोस का सप्लाई करना हो, या फिर ये ब्लू वाटर नेवी करने की बात हो, ये जो लॉजिस्टिकल अग्रीमेंट आपने लेमुआ, ये सब कुछ सिस्मुआ, जितने आपने ये अग्रीमेंट्स देखे हैं, फंडामेंटल अग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड यूएस, इसका कोर रीजन क्या है कि हमें चाइना को किसी ना किसी तरीके से लिमिट करना है, रोकना है। बट अगर यही दोनों दोस्त बन जाएं तो ये सारे अग्रीमेंट, सारे फंडामेंटल अग्रीमेंट्स, क्वाड वाड, ये डिफंक्ट हो जाता है। और तुरंत ही वो जो आपको लेवरेज मिल रहा था या अमेरिका से बेनिफिट मिल रहा था, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो मिलिट्री एसेट्स हो, चाहे वो इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, ये सब कुछ तुरंत रुक जाता है, क्योंकि अमेरिका एक ऐसी स्थिति में है जहां पे उसकी इंडस्ट्रियल पावर वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। और ट्रंप को क्लियरली समझ आ रहा है कि वो एक डिक्टेटर की तरह पूरी दुनिया पर टैरिफ लगा के नहीं चल सकता। अमेरिका के कोर्ट में ये सारी चीजें बंद हो जाती हैं। तो आप ध्यान से देखिए, दैट चेंजेस द एंटायर एशियन बैलेंस। कंट्रोल्ड कंपटीशन, हम कंपीट करेंगे कुछ सेक्टर्स में, सेक्टर वाइज हम कॉपरेट भी करेंगे। रेयर अर्थ की बात हो, सेमीकंडक्टर्स की बात हो, हम तुरंत कॉपरेट करने लगेंगे। सप्लाई चेन की बात हो, हम दो कंट्रीज कंपीट नहीं करेंगे, हम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, कॉपरेट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, क्राइसिस मैनेजमेंट, अगर कहीं क्राइसिस हो गई, जैसे कि मान लीजिए ईरान में हो गई, तो आप ना पड़िएगा अगर मैंने क्राइसिस क्रिएट की और आपकी क्राइसिस में मैं नहीं पढ़ूंगा, हम प्रॉक्सी एक दूसरे के अगेंस्ट डायरेक्टली नहीं खेलेंगे। अमेरिका रिड्यूसेस स्ट्रेटेजिक प्रेशर ऑन चाइना। अगर अमेरिका एक तरीके से ये डील करता है बिहाइंड द लाइंस बिटवीन टू लीडर्स, तो इसका मतलब ये होगा कि अमेरिका की जो मिलिट्री एसेट्स हैं, जो उसका प्रेशर है, इंटेल का प्रेशर, वो चाइना पे कम हो जाएगा, साउथ चाइना पे कम हो जाएगा, ताइवान पे कम हो जाएगा। और इसका मतलब चाइना को वो स्पेस मिलेगा कि चाइना आराम से ऑपरेट कर सके, एशिया में डोमिनेट कर सके, और अमेरिका को वो स्पेस मिलेगा कि उसने मिडल ईस्ट में जो कचरा फैला रखा है, या फिर रशिया यूक्रेन में जो कचरा फैला रखा है, उसको वो शांति से समेटे। बीजिंग गेट्स मोर रूम इन साउथ एशिया, ताइवान, साउथ चाइना एंड इंडियन ओशन रीजन। तो वो सारे लोग जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात करते हैं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात करते हैं, अभी रिसेंटली कुछ निकोबार प्रोजेक्ट पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब देखिए चीज़ें कितनी जल्दी मूव करती हैं, हम डिबेट करते रह जाते हैं और यहाँ पे पूरे जियो पॉलिटिकल इक्वेशंस चेंज हो जाते हैं। पाकिस्तान को लीजिए, और सिर्फ पाकिस्तान को मत समझिएगा, इसमें नेपाल को भी समेट लीजिए, बांग्लादेश को भी समझ लीजिए, श्रीलंका, मालदीव्स, इन सबको समेट लीजिए। बट एक चीज़ समझिए, इन सारी कंट्रीज को एक बहुत बड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा। ब्रीदिंग स्पेस क्यों? क्योंकि चाइना भी इन्हें फंड करेगा, अमेरिका भी इन्हें फंड करेगा, और सबसे बड़ी बात, उन दोनों के बीच में कॉपरेशन होगी एट अ स्ट्रैटेजिक लेवल। ठीक है। हो सकता है टैक्टिकल लेवल में दो चार स्टेटमेंट, जैसे आज आपने एक स्टेटमेंट देखा ताइवान के ऊपर, वो टैक्टिकल स्टेटमेंट है। मैं उसको लेके ये नहीं बोल सकता ओ भाई बिग वार्निंग दे दी, वो लड़ाई कर लेंगे। नो, दे विल नॉट फाइट, दे आर मैच्योर पीपल। एक तरीके से उन्होंने G2 का एक कार्टेल बना लिया है, एंड दे वांट टू सस्टेन देयर सुपर पावर इमेज, जिसको बहुत बड़ा डेंट रीसेंट टाइम्स में पड़ा है। देखिए, रशिया को एक सुपर पावर इमेज में यूक्रेन में
में बहुत बड़ा डेंट हुआ, ईरान ने अमेरिका को डेंट कर दिया। चाइना नहीं चाहता कि उसकी ये जो पावर है उसको डिस्प्ले किया जाए और उसमें थोड़ा सा भी डेंट हो। चाइना ये भी नहीं चाहता कि वो अमेरिका के साथ कॉन्फ्रंट करे, और अमेरिका को ये पता है कि अंडर एनी सर्कमस्टांस अगर वो चाइना से भिड़ता है तो अंडर मतलब 10 में से 5 बार वो डेफिनेटली हारेगा। ये उसे पता है, जब ईरान उसे ठोक सकता है तो लॉजिस्टिकली स्पीकिंग चाइना से लड़ाई करना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ताइवान इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इंडिकेटर। अगर ट्रंप ने ये ताइवान को सपोर्ट करना, मिलिट्री सपोर्ट, जेट्स का, वेपन्स का, उसके ऊपर स्टेटमेंट्स, और अमेरिका की जो मीडिया है वो काफ़ी स्ट्रेटेजिक मीडिया है, अगर वो ताइवान पे कम लिखना शुरू कर दे, चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करना शुरू कर दे, इनकी फ्लीट की ज़्यादा वहाँ पे मूवमेंट्स ना हो, ज़्यादा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात ना हो, तो क्लियरली चाइना को ये समझ आ जाएगा कि भाई यूएस इज विड्रॉइंग फ्रॉम आवर रीजन, और दैट गिव्स एन इम्पेटस टू चाइना। इफ ट्रंप reduces military signaling around Taiwan, slows arms transfer, or weakens deterrence, Beijing concludes that Washington ultimately wants stability over confrontation. इसका मतलब हमारे ऊपर कहाँ प्रेशर पड़ने वाला है? तो आप नॉर्थ से शुरू करिए तो लद्दाख में आप प्रेशर फील करिएगा, नेपाल में आप प्रेशर फील करिएगा, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, भूटान, हर जगह आप प्रेशर फील करिएगा, अरुणाचल प्रदेश, और फिर आप ये मान के चलिए कि जो काचिंग इलाका है, जो रेयर अर्थ का इलाका है म्यांमार में, वहाँ से भी आपको प्रेशर फील होगा। फिर आप छिन रेबल के एरिया देख रहे हैं, अरक्कन आर्मी के एरिया देख रहे हैं, तो हर जगह से म्यांमार से भी आपके ऊपर प्रेशर होगा। उसके अलावा लाल मुनीर हाट इज इन बांग्लादेश और बिल्कुल सिलीगुड़ी के पड़ोस में है, तो आपको नॉर्थ ऑफ सिलीगुड़ी भी प्रेशर फील होगा, साउथ ऑफ सिलीगुड़ी बाय फंडिंग बांग्लादेश, तो आपको वहां पे भी प्रेशर फील होगा। इसके अलावा आपको बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी में विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान, एंड इन बे ऑफ बंगाल विद द हेल्प ऑफ बांग्लादेश आपको चाइना एक्सपैंड करता हुआ दिखेगा। ये जो बात होती है ना, स्ट्रेट ऑफ मलक्का को बाईपास करने के लिए क्रा कैनाल काट देंगे, तो क्रा कैनाल कब कटेगा? जब यूएस थोड़ा विड्रॉ करेगा, चाइना इन छोटी कंट्रीज को, आसियान को दबाएगा, और दबाने के बाद अपनी एक्सपेंशन करेगा। तो कुल मिला के आप एक चीज समझ लीजिए कि स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट starts from Iran all the way to ASEAन, एंड डाउन साउथ अगर आप देखें तो श्रीलंका, हम्बन टोटा ऑलरेडी है, मॉलडीव्स, सो ऑल दीज कंट्रीज विल स्टार्ट ओपनिंग अप टू चाइना एंड गिविंग अप टू चाइना, एंड दैट क्रिएट्स मतलब मैक्स लेवल ऑफ केओस। और इसलिए मैं कहता हूं ब्यूरोक्रेट्स को चोरी करने के अलावा इन चीजों पे थोड़ा ध्यान दे देना चाहिए। चाइना इज लॉन्ग टर्म मिलिट्री इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान आर स्ट्रक्चरल। तो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें जो आप बम बम फटते हुए देखते हैं, इसकी थोड़ी विड्रॉल होगी क्योंकि अमेरिका विड्रॉ करेगा। अच्छा, यूएस चाइना स्टेबलाइजेशन इनडायरेक्टली सॉफ्टन्स वेस्टर्न स्क्रूटनी। अब जैसे ही ये काम होता है तुरंत क्या होगा कि पाकिस्तान जो टेरर नेटवर्क करता है उसको दोनों को सपोर्ट मिल जाएगा, वो दोनों शांत हो जाएंगे इसके ऊपर। चाइना आराम से मिलिट्री टेक्नोलॉजी देगा, डुअल यूज टेक्नोलॉजी देगा। आप देखिएगा कि 4th जनरेशन, 4.5 जनरेशन, 5th जनरेशन फाइटर जेट सप्लाई करेगा भारत के नेबरहुड में। अमेरिका में प्रायोरिटाइज इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, ऑयल मार्केट स्टेबिलिटी एंड इनार्म क्राइसिस मैनेजमेंट। भाई ट्रंप लिटरली जाके भीख मांग रहा है कि होर्मुज खुलवा दे, होर्मुज खिलवा दे। थिंक अबाउट इट। और आपको क्या लगता है कि क्वाड इसके बाद जिंदा रहेगा? और ब्रिक्स की क्या सिग्निफिकेंस रहेगी? ब्रिक्स तब तक सिग्निफिकेंट था जब तक चाइना और रशिया की डील ना हो जाए अमेरिका से। तो एवरीवन वांटेड टू डील विद अमेरिका एंड सो गोज आउट फॉर इंडिया। इंडिया भी क्या कोशिश करता है, थोड़ा सा ब्रिक्स के साथ फ्लर्ट कर लें और उसके बाद इंडिया आराम से अमेरिका के साथ दोस्ती यारी कर ले। जब भी पाकिस्तान मीडिएशन का काम करता है तो आप देखेंगे इनवेरिएबली भारत का कोई ना कोई मुलाजिम, कोई ना कोई ऑफिसर या फिर कोई ना कोई मंत्री अमेरिका तुरंत विजिट करता है टू स्टेबलाइज थिंग्स, टू बिल्ड लेवरेज। उसी तरीके से ब्रिक्स की मीटिंग के तुरंत बाद आप देखिएगा हम अमेरिका के साथ एंगेज करते हैं। उसी तरीके से आप देखिए आज इन दोनों की मीटिंग हो रही है, भारत में फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हो रही है ब्रिक्स की। क्यों? क्योंकि आप काउंटर वेट रखना चाह रहे हैं ऑन सम लेवल। बट आप सोचिए कि यूएस अगर अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स मतलब साउथ कोरिया को, जापान को, फिलीपींस, वियतनाम, इन सब को अगर छोड़ सकता है, ताइवान को छोड़ सकता है, तो फिर इंडिया कौन सी चीज़ है? तो ये जो आपने कहानियां देखी है ना कि सेमीकंडक्टर, इंटेलिजेंस शेयरिंग, इंडो पैसिफिक में नेवल कॉपरेशन, ठीक है, ये लेमुआ, सिस्मुआ, ये सब कुछ इट बिकम्स डिफंक्ट वंस दिस हैपन्स। और फिर एक तरीके से ट्रंप वही करेगा जो उसको अपने रीजन में करना है। उसको एक ग्रेटर अमेरिका बनाना है, उसको अमेरिका को एक्सपैंड करना है, उसको कनाडा पे ध्यान देना है, ग्रीनलैंड पे ध्यान देना है, कोलंबिया पे देना है, क्यूबा पे देना है। तो वो अमेरिका पे फोकस करेगा। और आप क्लियरली देखिए
कि यूएस का ये स्टांस भी दिख रहा है, उसको नाटो नहीं पसंद, उसको यूरोपियन यूनियन नहीं पसंद, उसको यूरोप के लीडर्स नहीं पसंद, और उसके बाद मिडल ईस्ट में वो बार बार पल्सेस दे के जाना चाहता था। ईरान में वो गलती से फंस गया। ईरान में उसने सोचा था कि वो अपने ब्रेवाडो को बड़ा कर देगा, चौड़ा हो जाएगा, बट ईरान ने एक तरीके से फंसा दिया। रशिया यूक्रेन से अमेरिका क्लियर विड्रॉवल आपके सामने है। पैसे के अलावा अमेरिका कुछ खासा इंगेज नहीं होना चाहता। तो जहां पे वॉर है वहां से वो भाग रहा है। वॉर से भागना चाहता था, ईरान वॉर से भी वो भागना चाहता था। वांटेड एन ऑफ रैंप। तो क्या गारंटी है कि वो भारत के साथ खड़ा रहेगा? तो कुल मिला के अगेन द थीम इमर्जेस कि आत्मनिर्भर भारत आपको करना ही पड़ेगा। तो ये आप चड्डी बनियान से लेकर आप जो एडवांस टेक्नोलॉजीज जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं लोग, जीन्स पहनते हैं बाहर की कंपनियों का, और उसके बाद वी आर बेसिकली इंपोर्टिंग एवरीथिंग, फैशन से लेकर खाना, एवरीथिंग वी आर इंपोर्टिंग। और भारत में वो सेम चीज़ें उसी क्वालिटी स्टैंडर्ड पे बनती नहीं है। उसके साथ ब्रांड सिंबलिज्म के कारण हम अमेरिकन चीज़ों के साथ जुड़ते हैं। सिर्फ आप नहीं, मैं भी जुड़ता हूँ। हमारे बेसिक लैपटॉप्स, हमारे जो बेसिक फ़ोन्स हैं, हमारे जो बेसिक सॉफ्टवेयर्स हैं, वो अमेरिका डिपेंडेंट हैं। और आप जब तक इसका इकोसिस्टम देश में नहीं बनाएंगे, वी कैन ऑल से कि हाँ हम आत्मनिर्भर करेंगे, बट इफ़ यू डू नॉट हैव अ कंपेरेबल ऑल्टरनेटिव यू कैन नॉट यूज एनीथिंग। सिंपल सी बात है। आप क्या बिना माइक के थोड़ी ना बात करेंगे, बिना लैपटॉप के काम थोड़ी ना करेंगे? तो यू हैव टू बिल्ड दीज काउंटर प्रोडक्ट्स, ऑल्टरनेटिव्स ASAP, है ना? और यहाँ पे ये जो चल रहा है स्कैम्स एंड करप्शन, अगर इसके ऊपर हमारे जो मुलाजिम हैं उनका फोकस रहेगा तो ये काम कैसे होगा? हाउ विल इट हैपन? अच्छा, चाइना को क्या लगता है? चाइना का जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है वो ये है कि अमेरिका बहुत ओवर स्ट्रेस है, उसके पैंट उतरे हुए हैं हर जगह से। ईरान में फंसा है, यूक्रेन में फंसा है, डेट प्रेशर है, डेट देने की कोई उम्मीद नहीं है। अमेरिका के जो लोग हैं वो एक तरीके से डिजेनरेट हो रहे हैं, सड़ रहे हैं। जो यूथ है वो मिलिट्री में नहीं जाना चाहता, टेक में काम नहीं करना चाहता, वो पाउडर लेके पूरे दिन पड़े रहना चाहता है, वो गवर्नमेंटल सब्सिडीज पे डिपेंडेंट है। कुल मिला के एक डिफंक्ट यूथ अमेरिका ओनली फैंस में इंटरेस्टेड है। तो जो यूथ है उनका ओरिएंटेशन देख के आपको ये भी समझ आता है कि नोबडी वांट्स टू वर्क फॉर द कंट्री। कंट्री बड़ी है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो कौन करेगा? इट इज द पीपल आर नॉट देयर, पीपल आर नॉट विलिंग। और उसके ऊपर से मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन है, आपने मैन्युफैक्चरिंग दूसरी जगह भेज दिया है। अलायंस में फटीग है, नाटो में फटीग है, EU के साथ फटीग है। जो ये ट्रांस अटलांटिक की बात होती थी, ये सब ठंडे बस्ते में जा चुका है। तो अमेरिका जब होर्मुज खुलवाने के लिए गया तो उसके कोई ट्रेडिशनल एलाइज उसके साथ ही नहीं थे। तो आज वो किसके सामने बैठा है? आज वो शी जिनपिंग के सामने एक छोटे बच्चे की तरह बैठा है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ चलो ना, तुम भी सुपर पावर हो, तुम्हारे अच्छे रिलेशन है ईरान के साथ, तुम्हारे पुतिन के साथ भी अच्छे रिलेशन है, चलो ना खुलवा दो ना, प्लीज़ 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 खुलवा दो ना, बहुत क्राइसिस हो रही है, मैं इलेक्शन हार जाऊंगा। और चाइना को ये क्लियरली लगता है कि जो अमेरिका का जो सुपर पावर एरा है, डोमिनेंस है, वो खत्म हो चुका है। ये चाइना के स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में, ये दोनों स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में इस चीज़ की क्लियर जानकारी है। और इसीलिए किसी ट्रैप में फंसना अमेरिका के लिए ही नुकसानदेह है। अगर वो कोई एक वॉर चाहता है तो चाइना तो सस्टेन कर लेगा अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के कारण, अपने सप्लाई चेन के कारण। बट देखिए अमेरिका के साथ क्या होता है, उसके मिसाइल ही नहीं बन पाते, वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जो इंटरसेप्टर्स हैं वो मिसाइल्स ही प्रोवाइड नहीं कर पाता, अपने पार्टनर्स को सपोर्ट नहीं कर पाता। और कुल मिला के जब भी ये दोनों कंट्रीज साथ में आएंगी तो जो मिडिल पावर्स हैं, जो स्मॉलर पावर्स हैं, उनका जो लेवरेज है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा स्पेंडिंग इन कंट्रीज को करना पड़ता है कुछ कंट्रीज को सपोर्ट करके, वो भी खत्म होगा। इट इज मैनेजिंग अमेरिका's डिक्लाइन विदाउट ट्रिगरिंग डायरेक्ट वॉर। दैट इज व्हाई शी रिपीटेडली इन्वोक्ड पार्टनरशिप ओवर राइवलरी, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी एंड अवॉइडेंस ऑफ ट्रैप। तो ये बार बार ये ट्रैप की बात क्यों कर रहा है कि ये ट्रैप अवॉइड कर, तुझे पता है तू डिक्लाइन हो रहा है, मुझे पता है मैं अगला राजा हूं, इसको पीसफुली करते हैं भाई, है ना? इसको ब्रूटल नहीं करते। चाइनीज स्ट्रेटेजिक सर्कल्स ऑल्सो बिलीव अमेरिका स्टिल अंडर एस्टिमेट्स चाइनाज इंडस्ट्रियल डोमिनेंस। आपको पता नहीं है, बीजिंग थिंग्स फ्यूचर वॉर्स, उसे ये लगता है कि जो हम पॉडकास्ट वगैरह करते हैं उसमें हीरोज आते हैं और वो हीरोज जो हैं उनकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? जो आज की वॉरफेयर है उसमें नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर होगा, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको पैदल चल के कहीं जाना है। आपको हेलीज चाहिए, आपको ड्रोन्स चाहिए, आपको मिसाइल चाहिए, आपको रॉकेट फोर्स चाहिए, और आपको ये नंबर्स में चाहिए। और अगर कुछ चीज़ें टूट फूट जाती हैं तो आपकी उसकी रिप्लेनिशमेंट या फिर रिप्लेसमेंट इमीडिएट होनी चाहिए। चाइना बिलीव्स इट नाउ पोजेसेस स्ट्रक्चरल एडवांटेज इन सेवरल ऑफ दी सेक्टर्स: AI स्केलिंग, बैटरी सप्लाई चेन्स, ड्रोन प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल रेजिलियंस, शिप बिल्डिंग कैपेसिटी, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग डेप्थ, हर चीज में चाइना आगे है। और इसीलिए चाइना अपनी माइट
अमेरिकन टेक जायंट्स को दिखाना चाहता है कि देखो भाई, तुम्हें तो पता होना चाहिए। और इलॉन मस्क के ऊपर तो हमेशा ये बोला जाता है कि इलॉन मस्क इज समबडी हु फेवर्स अ यूएस चाइना पार्टनरशिप रादर देन अ कॉन्फ्रंटेशन। इंडिया का ये स्ट्रैटेजिक स्टांस होगा कि भाई इन दोनों के बीच में कॉन्फ्रंटेशन होगा तो हमें स्ट्रैटेजिक स्पेस मिलेगा आगे बढ़ने का। बट अगर ये स्पेस किसी भी तरीके से फुलफिल हुआ, किसी भी तरीके से भर गया, ये स्पेस हमें नहीं मिला, तो हमारे जितने पंडित हैं, हमारे जितने लोग हैं जिन्होंने हमारी पॉलिसी लिखी है, उनके लिए ये सबसे बड़ा शौक है। और देर इज नो अल्टरनेटिव। आप जाके ईरान के साथ नहीं बैठ सकते। ये दोनों दोस्त हैं, तो आप क्या करेंगे उसके बाद? ठीक है, आप इस पे भी डिपेंडेंट, आप उस पे भी डिपेंडेंट, और आप दोनों के साथ फ्लर्ट करके अपने पोजिशन अच्छे कर रहे थे। और दोनों अगर साथ आ जाएं तो आपके पास कोई पोजीशन बचे नहीं रहते, क्योंकि आप इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, टेक डिपेंडेंट हैं। ये हमारी स्ट्रैटेजिक रियलिटी है। हमारे जितने भी कोर सेक्टर्स हैं उसमें जो टेक ओरिएंटेड है या सप्लाई ओरिएंटेड है, वो ये सप्लाई तो या चाइना से आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग या चाइना में हो रही है, यहाँ असेंबली हो रही है। ऑल्टरनेटिवली जो हाई एंड टेक है, जिसकी पैटेंट्स हैं, वो सब अमेरिका के पास है। इनफैक्ट एक एग्जांपल फार्मा का ले लीजिए, तो फार्मा में वी आर द ड्रग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, बट हम सिर्फ जेनेरिक्स बनाते हैं, पैटेंट्स अमेरिकन कंपनीज के पास है। पता है आपको, पता होना चाहिए। न्यू जियोपॉलिटिकल बैटलफील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी सुप्रीमेसी, चाइनीज एनालिस्ट ऑल्सो बिलीव दैट ईरान वॉर हैज अनएक्सपेक्टेडली स्ट्रेंथन बीजिंग्स लेवरेज। बट बीजिंग को एक परेशानी भी है। बीजिंग को यह लगता है कि अगर इसी बहाने, है ना, हम दोनों मिलके ये क्राइसिस सॉल्व कर देते हैं, तो इट्स अ विन विन फॉर यूएस एंड चाइना ऑल्सो। दोनों एक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, द प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी क्राइसिस। दोनों को चाहिए कि इस चीज में कॉपरेट करके ये कहीं कहानी शांत हो जाए। एंड दैट इज वाई बीजिंग नाउ वांट्स कंट्रोल डी-एस्केलेशन। ये नहीं कि भाई तू ईरान के साथ और लड़ाई करते रहे, और लड़ाई करेगा तो बीजिंग को भी परेशानी आएगी। स्टेबल ऑयल फ्लोज, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस ओवर ईरान, ये खत्म नहीं होना चाहिए। अच्छा, अमेरिका का क्या स्टांस है, अमेरिका कैसे सोचता है? तो अमेरिका में ना दो फैक्शन है। एक धड़ा ये कहता है कि चाइना इज द अल्टीमेट एनिमी, ठीक है, और ये जो धड़ा है ये हमें पसंद है, इंडियंस को पसंद है कि चाइना इज द रियल एनिमी, चाइना को खत्म करना चाहिए, चाइना को रोकना चाहिए। बट अगर आप स्कूल ऑफ थॉट को सपोर्ट करते हैं, तो इसका मतलब आप ये भी बोलते हैं कि कल के डेट में जब इंडिया का राइज होगा तो इंडिया शुड ऑल्सो बी डिस्ट्रॉयड। देखिए, लॉजिकल फैलेसी है, बट मेरा तो यही स्टांस है कि भाई चाइना शुड बी लिमिटेड, इट शुड, बट विदाउट यूजिंग इंडिया, ठीक है। और एक दूसरा फैक्शन है, वो दूसरा फैक्शन ये कहता है कि चाइना के साथ आप लड़ाई ले ही नहीं सकते, आपकी कैपेसिटी ही नहीं है। तो जब आपकी कैपेसिटी नहीं है, आपकी पूरी सप्लाई चेन वो चाइना डिपेंडेंट है, आप चाइना के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते, आप अपनी इकोनॉमी को डुबा के बैठा दोगे। आपने टैरिफ लगाया, आपको लात पड़ा, आपके लोग परेशान हुए, मागा के लोग ही ट्रंप के अगेंस्ट चले गए। आपने ईरान वॉर किया, ऑयल शॉक लगा, आपके मागा के लोग ही आपकी वाट लगा रहे हैं। तो एक काम करिए, कोऑपरेट कर लीजिए, क्योंकि अब वो अमेरिका में कैपेसिटी नहीं बची कि वो आत्मनिर्भर होकर बिना चाइना के ऑपरेट कर सके। अमेरिका फोकस्ड ऑन 3 थिंग्स। कैन चाइना प्रेशर ईरान? अमेरिका के भी तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। अमेरिका किस लिए आया है? तो अमेरिका में ये दो स्टांस हैं, और ट्रंप इस समय वीक है। और जब वो वीक है तो वो ये दूसरे वाले स्टांस पे चल रहा है कि देखो, लड़ाई हो नहीं सकती, ऑलरेडी मैं ओवर स्ट्रेस्ड हूं, तो चाइना के साथ कोऑपरेशन इज द ओनली वे। और चाइना के साथ कोऑपरेशन इज द ओनली वे, दैट मीन्स इट्स अ जियोपॉलिटिकल नाइटमेयर फॉर इंडिया। कोऑपरेशन अगर इन दोनों के बीच में हो रहा है तो अच्छा, ट्रंप को चाहिए क्या रिटर्न में? तो कुछ चाहिए होगा कि क्या चाइना ईरान क्राइसिस को खत्म कर सकता है? क्या चाइना अपनी सारी लेवरेज यूज करके मेरे साथ मिलके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवा सकता है? क्योंकि नाटो की तो फ्रैंकली औकात है नहीं। हॉर्मूज ओपन होगा तो मेरे मिडल ईस्ट के जो एलाइज हैं, उनकी जो वाट लगी हुई है, उनके ऊपर भी थोड़ा प्रेशर खत्म होगा। और मेरी दुनिया के जितने दोस्त हैं जिनको भाई महंगा तेल गैस खरीदना पड़ रहा है, भारत में भाई कॉन्वॉयस कटिंग हो रही है, वो सारे लोगों के ऊपर थोड़ा प्रेशर कम होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मैं इलेक्शन हारूंगा नहीं। कैन अमेरिका अवॉइड साइमल्टेनियस वॉर्स? क्या मैं ये जो ताइवान वगैरह की क्राइसिस से दूर हटके और जो मेरी वॉर्स ऑलरेडी चल रही हैं उनको बंद कर सकता हूं? क्योंकि ट्रंप को ये पता है, ये एक इकोनॉमिक रियलिटी पता है, ही कैनॉट गो फॉर लॉन्ग। अमेरिका कैनॉट गो फॉर लॉन्ग। वो 15 वॉर, 6 वॉर, 8 वॉर कर रहा है। एट मैक्स वो प्रॉक्सी कर सकता है, उसकी इंटेलिजेंसी प्रॉक्सी दुनिया भर में करती है, बट वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अब नहीं कर सकता। जिस तरीके से उसके डायरेक्ट एसेट्स लग रहे हैं ईरान में, यूक्रेन में, तो भाई वो कितनी क्राइसिस एक साथ हैंडल कर सकता है एक क्रम्बलिंग इकोनॉमी? कैन द यूएस इकोनॉमी अब्सॉर्ब अ डीपर चाइना रप्चर? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। और अमेरिका में मेजॉरिटी, चाहे वो मागा हो, नॉन मागा हो, ट्रम्प सपोर्टर हो, नहीं हो, सब मानते हैं कि चाइना के साथ एक डीपर रप्चर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अमेरिका के पास वो कैपेसिटी आज के लिए बची नहीं है। अच्छा, तो फुल डीकपलिंग नाउ अपीयर्स वेरी पेनफुल। तो आप क्या करेंगे? तो आप कोऑपरेट करेंगे। ईरान के लिए ये एक बहुत बड़ा सस्पिशियस एक्टिविटी है। दोनों मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं,
बात ये हो रही है कि आपने ईरान के ऊपर बात की बट मेरे से बात नहीं की, ईरान को इन्वॉल्व नहीं किया। आप बात कर रहे हो आपस में, और आपस में बात करके आप ईरान के पता नहीं क्या क्या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट खा जाओगे। और इनको ऐसा लगता है, Iranian hardliners worry Beijing could pressure Tehran quietly, support limited de-escalation or reduce certain former strategic backing in exchange of sanction relief। ये ध्यान से समझिए, व्लादिमीर पुतिन को अगर सैंक्शन रिलीफ मिलेगा, उसके एसेट्स को अनलॉक कर दिया जाएगा, तो वो भी ईरान के ऊपर प्रेशर बनाने लगेगा। सेम गोज आउट फॉर बीजिंग, अगर बीजिंग को एक अच्छा स्वीट डील मिल जाएगा तो वो बोलेगा ईरान को चुप बैठ, कुछ नहीं मिलेगा और आगे ड्रामा मत करना। सेम गोज आउट फॉर रशिया। और ट्रम्प को ये पता है कि अगर ईरान के पीछे बैकिंग रशिया की है, चाइना की है, और वो बिहाइंड द लाइंस खेल रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक्ड है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने का एक ही तरीका है कि दोनों के बापों से बात कर लो। ये दो बाप है, दोनों से बात कर लो। उसी तरीके से कल के डेट में आप समझिए कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्रंटेशन है, आपको पाकिस्तान को शांत करना है तो आपको इनके बाप से बात करना पड़ेगा। इनका बाप चाइना और अमेरिका है। उसी तरीके से आज अगर ईरान को शांत करना है तो आपको रशिया और चाइना से एंगेज करना पड़ेगा। ये ट्रंप की जियोपॉलिटिकल रियलिटी है। ट्रंप की इकोनॉमी डीकपल नहीं हो सकती। अमेरिका आत्मनिर्भर नहीं है, ना हो सकता है। अमेरिका एक डिक्लाइनिंग पावर है। डॉलर के डोमिनेंस को बचाने के लिए ईरान वॉर शुरू किया था। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आज वो भी खतरे में है, और इसीलिए बड़े हंसते खेलते पांडा जैसी शक्ल बना के ये बीजिंग पहुंच जाते हैं और वापस व्हाइट हाउस भी बुलाते हैं। तो आप देखिए कुल मिला के थीम क्या बनता है। G2 बनता हुआ दिख रहा है आपको। कॉपरेशन की बात हो रही है, कॉम्पिटिशन की बात हो रही है, नो कॉन्फ्लिक्ट। ये बिगेस्ट टेबल है, ये बिगेस्ट टेबल है, इससे बड़ा टेबल हो नहीं सकता। और इस टेबल पे किसी और की एंट्री अब प्रोहिबिटेड है। नो रशिया, नो इंडिया, नो भाई P5, नो भाई G7, G8, नो, नो क्रैप, just G2। बोथ कैन हैव प्रॉक्सीज बट द प्रॉक्सीज विल नॉट फाइट ईच अदर। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी करना है। अच्छा, इससे इंडिया, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, आसियान, वियतनाम, GCC सब रैटल होंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इन दोनों में से किसी एक या फिर दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंसी ही क्रिएट करता है स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी। स्मॉलर पावर्स लूज स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी। इंडिया आज क्या देख रहा है पता है? सिर्फ एक क्वेश्चन कि ये बोनहोमी के पीछे क्या सच में, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या सच में ट्रंप और शी के बीच में दोस्ती हो गई? क्या सच में सब कुछ अच्छा है? क्या इनके बीच में कॉन्फ्रंटेशन है? क्या हम उसके ऊपर कुछ न्यूज़ बना सकते हैं? क्या हम उस छोटी दरार को और बड़ा कर सकते हैं? कैसे हम अमेरिका और चाइना के बीच में दरार को वाइडन करें ताकि हम जिस कंफर्टेबल स्पॉट में थे उस कंफर्टेबल स्पॉट में, और मैं फ्रैंकली कहूंगा ये कंफर्टेबल स्पॉट तो होता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके ऊपर इतना प्रेशर है। मैंने आपको बताया बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, ठीक है, और आप कोशिश कर रहे हो कि सब बंद करके आप फोकस होकर पढ़ाई करें, आपके चारों तरफ पटाखे फट रहे हैं। ये वैसी वाली कहानी है। और उसके ऊपर से अब आपको समझ आ रहा है कि इन सबको चलाने वाले जो दो पावर थे जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि हम कोऑपरेट करेंगे। तो भाई ये तो अलग ही मजाक चल रहा है। और ये चीज हो जाती है तो ये भारत को के लिए एकदम अलार्म है कि गेट रेडी फॉर एनीथिंग, जस्ट गेट रेडी फॉर एनीथिंग। और भाई आत्मनिर्भर भारत शुड बी डन इन नेक्स्ट 10 ईयर्स अर्जेंटली। ये मतलब भारत का सबसे बड़ा नेशनल गोल बन जाना चाहिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।